करा सकूं आपको। ओके, लास्ट हमने कल किया था बच्चे, वी हैव डन ईमेल, हाउ ईमेल वर्क्स, उसमें कौन कौन से सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। लाइक आई हैव taught you that there are three basic protocols, one are SMTP, POP and IMAP। ठीक है, ये तीन प्रोटोकॉल्स के ऊपर एक ईमेल काम करती है। जो आज का हमारा बच्चे सेशन है ना, वो सेशन है इट्स रिगार्डिंग द DNS, क्योंकि मैंने आपको कहा है आज का हमारा जो सेशन होगा दैट इज प्योरली ऑन द नेटवर्क सिक्योरिटी, कि हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी कितनी है। एक सेकेंड, ओके, अब आपको फुल स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। सो our session is on the DNS, the very first topic network security का हमारा होता है DNS। मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था एक बात कि हम क्या करते हैं, हम कैजुअली, बिकॉज वी आर ह्यूमन, राइट, हमें इतनी जल्दी नंबर्स याद नहीं रहते, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज द नंबर्स, राइट। सो हम क्या होता है, आईपी एड्रेस आपको पता है, इट इज द न्यूमरल्स, राइट, जिसके 4 ऑक्टेट्स होते हैं, लाइक 168.120.2.32 ऐसे आईपी एड्रेसेस होते हैं। बट बात क्या होती है कि ह्यूमंस इतने नंबर्स को याद नहीं रख पाता, तो उसके लिए वी हैव एन अल्टरनेटिव दैट इज अ DNS। अब इसका मतलब क्या है, हमने एक इंटरफेस रख लिया है। इंटरफेस मान लो, या ऐसे समझना तो ऐसे समझ सकते हो, हमने एक स्पेशल एक पर्सन रख दिया है जिसकी बहुत मेमोरी शार्प है और वो सारे आईपी एड्रेसेस को याद कर सकता है। तो उसका हमने क्या अल्टरनेटिव करा, उस तरह के सर्वर को, उस स्पेशल कंप्यूटर को हम कहते हैं DNS, डोमेन नेम सर्वर। और ये डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, ये डोमेन नेम सर्वर हमें ऐसी यूटिलिटी देता है कि आप एक आईपी एड्रेस को एक वेबसाइट का नाम दे सकते हो, उसको रजिस्टर करा सकते हो। लाइक व्हाट, रैदर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैंने facebook.com खोलनी है, इट इज वेरी इजी, क्योंकि ह्यूमंस को क्या नाम जो होते हैं वो इजीली याद रखे जाते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि फेसबुक, अच्छा, इट इज वेरी इजी टू मेमोराइज। तो क्या है, हम फेसबुक, हम वेब ब्राउजर पे जाके व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली राइट facebook.com, क्लिक करेंगे तो होता क्या है, इसमें आपको तो साथ ही वेबसाइट खुल जाती है। अगर आपने इन्हीं स्टेप्स को स्लो मोशन में देखा हो या ध्यान से देखा हो, आपके बॉटम लेफ्ट साइड पे वहां एक लिखा आता है, जब कोई भी वेबसाइट खोलते हो ना, नीचे बॉटम साइड पे लिखा था वेटिंग फॉर सम आईपी एड्रेस लाइक 168.172.2.55, ऐसा कोई आईपी एड्रेस आ रहा होता है, उसकी वेट कर रहा होता है। वो वेट क्यों कर रहा होता है, क्योंकि फेसबुक एग्जैक्टली एक आईपी एड्रेस नहीं है। देयर इज अ www, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब अगला मेरा टॉपिक आएगा। वैसे वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक ऐसा ओवरऑल डोमेन सिस्टम है जिसमें हमें जो भी वेबसाइट बनाते हैं, हमें पहले वहां पे रजिस्टर करनी पड़ती है। वो उसमें हर वेबसाइट का डाटा, उसकी स्टोरेज वहां रजिस्टर्ड हो जाती है। उसका फायदा क्या होता है, जब भी हम किसी लाइक फेसबुक हो गया, कोई वेबसाइट होती है, तो उसकी हम रिक्वेस्ट करते हैं ओपनिंग के लिए, उसके होम पेज के लिए, देन वो www क्या करता है, अगर आप ध्यान से देखो उसके आगे लिखा होता है HTTP, जैसे हम पेमेंट वेबसाइट या बैंकिंग वेबसाइट पे लिखा होता है HTTPS। ये भी थोड़ा सा मैं कराऊंगा, अगली वेबसाइट, अगली स्लाइड है मेरी। इसमें क्या होता है, हमें लिंक ट्रांसफर कर दिया जाता है। लिंक का मतलब जैसे हम एक पेज पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो हमें दूसरा पेज खुल जाता है ना, उसी तरह पे www की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्ल्ड वाइड वेब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपने रिक्वेस्ट की है जिस नाम से, उसका आईपी एड्रेस उसके सर्वर तक भेजना। वो सर्वर तभी काम करेगा जब उसका आईपी एड्रेस हमारे पास पड़ा है। तो देन एट दैट पॉइंट www के पास एक यूटिलिटी है DNS की। DNS क्या होता है, जितनी भी दुनिया में रजिस्टर्ड वेबसाइट्स हैं, इनके पास इनका आईपी एड्रेस पता पड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब www, HTTP और DNS तीनों इकट्ठे होके कोलैबोरेट होके काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं है, हाँ, हमारी जो वेबसाइट है, जो कि हमें लगता है बाय नेम चल रही होती है, बैक एंड पे और टेक्निकली इट गो एंड एग्जीक्यूट ओनली एंड ओनली अकॉर्डिंग टू द आईपी एड्रेस। सो दिस इज द DNS। हमेशा कहता हूं, जो हमें दिख रहा होता है उसका 90% बैक एंड पे चल रहा होता है, हमें बहुत कम दिखता है नेटवर्किंग में, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस,
like amazon.com, ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट्स वेयर यू कैन डू द परचेजिंग। तो होता क्या है, हम तो ये राइट साइड वाले इंटरफेस है, जैसे हम अपने इजीली ऑफिस में या घर में बैठ के कोई परचेजिंग करनी है, तो होता क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, उसने एक वेब ब्राउजर खोला, इट कैन बी अ क्रोम, इट कैन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, इट कैन बी नॉट any web browser, right? हम क्या करते हैं, www.http की हेल्प करके हम वर्ल्ड वाइड वेब को रिक्वेस्ट करते हैं कि amazon.com ओपन करनी है। ओके, वो कहता है ओके, वो साथ ही क्योंकि DNS उसका एक पार्ट ही है, कोलैबोरेटेड पार्ट है, तो क्या करता है, वो Amazon का IP एड्रेस उनके पास लिस्ट होती है, वो ढूंढता है, जो लिस्ट बनती है उससे वो DNS सर्वर के पास गया ना, आप देख रहे हो ग्रीन लाइन की एरोज आ रही है, वो DNS सर्वर क्या करता है, उस Amazon का IP एड्रेस रेंज है जो भी फ्री है वो यूजर को प्रोवाइड करता है, और डायरेक्टली वो Amazon वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है। इट मीन बाय दैट, जो भी वेबसाइट ओपन हो रही है वो आपके बाय नेम नहीं होती, टेक्निकली वो IP एड्रेसेस की रेंज के थ्रू या IP एड्रेस के थ्रू ही ओपन होती है। ठीक है, ये सब कुछ मैं, ये देखो, इफ यू कैन एबल टू सी द डायग्राम, मैं दोबारा दिखाता हूँ स्लाइड, ध्यान से देखो क्या हुआ। code.org ऐसी कोई वेबसाइट है, तो कि DNS ने क्या निकाला, उसका IP एड्रेस ढूंढा, उसके पास लिस्ट है, उसने IP एड्रेस निकाला, 4 ऑक्टेट्स उसने ढूंढे, निकाले, और साथ ही वो वेबसाइट ओपन हो गई। दिस इज हाउ अ DNS सर्वर और अ DNS वर्क्स collaboratively with the www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTTP। तो ये एक और छोटा सा मैं टॉपिक है जो मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। 2 तरीके से बच्चे डाटा ट्रांसफर होता है। देखो डाटा ट्रांसफर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्विचिंग। डाटा ट्रांसफर का मतलब होता है 2 तरीके से, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस मोड। ठीक है, वन इज अ सिंक्रोनस मोड, वन इज अ एसिंक्रोनस मोड। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल। सिंक्रोनस का मतलब है जैसे इस टाइम हम सभी लोग आपस में ऑनलाइन बैठे हैं, जिसका मतलब अगर मैं सेंडर हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं कोई डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक्टिवली रन टाइम पे, उसी टाइम पे आप, हेलो, यस सर, हाँ जी बच्चे, ओके, उसी टाइम सिंक्रोनस का मतलब है अगर मैं कुछ डाटा शेयर कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन डाटा भेज रहा हूं और आप रिसीव कर रहे हो, सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों एक्टिव हैं। अगर मैं डाटा मैंने सेंड किया, आपसे मुझे साथ साथ एक्नॉलेजमेंट भी आ रही है। लाइक एन एग्जांपल ऑफ, अगेन आई विल गिव यू द सेम एग्जांपल, लाइक अ फोन कॉल, लाइक अ फोन कॉल में क्या है, मैंने फोन कॉल सेटअप की, मैंने हेलो बोला, आप उधर से आपकी साइड से मुझे हेलो आई, इट मीन आई हैव रिसीव्ड एन एक्नॉलेजमेंट, यस समबडी इज देयर हु इज लिसनिंग मी। और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ऑनलाइन चैटिंग करते हैं हम व्हाट्सएप पे या कोई चैटिंग वेबसाइट्स पे, उसमें क्या होता है, वट एवर आई एम सेंडिंग सम मैसेजेस, अगर उस पर ब्लू टिक ग्रीन टिक आ रहा है, इट मीन बाय दैट द मैसेज इज टू बी रेड बाय द यूजर, और उसका एक्नॉलेजमेंट मुझे वो कलर टिक के कलर से रिसीव हो रही है, साथ साथ उसका मुझे रिप्लाई आ रहा है। जबकि एसिंक्रोनस मोड ऑफ ट्रांसफर में क्या होता है, इसमें मैंडेटरी नहीं है कि रिसीवर एक्टिव हो। लाइक व्हाट, मैं आपको सिंपल एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज सेंड किया या मैंने आपको मेल कर दी, तो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम मुझे मेल की रिप्लाई आए। इट मीन बाय दैट द सेंडर हु इज सेंडिंग द डाटा इज एक्टिव एंड इट इज नॉट मैंडेटरी दैट रिसीवर शुड बी एक्टिव। ठीक है, इसका मतलब हमारे कम्युनिकेशन में सेंडर एक्टिव होता है बट रिसीवर मैक्स मेजॉरिटी में इनएक्टिव ही रहता है। अगर वो एक्टिव हो जाए वो सिंक्रोनस बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 तरह के डाटा कम्युनिकेशन में टाइप्स होती हैं। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, लैपटॉप ना थोड़ा हैंग कर रहा है मुझे लग रहा है।
स्टूडेंट्स 1 सेकंड, मैं ना इसको दोबारा ओपन करता हूँ। Just wait. Just wait. ओके अच्छा, अब हमारा अगला बच्चे काम है हमारा, दिस इज अबाउट द ब्लूटूथ लैन। अब ये क्या है, ये और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि कैजुअली मैंने कल भी थोड़ा सा लास्ट में बात की थी कि लास्ट वाले कल वाले सेशन में हम कैजुअली ब्लूटूथ या वाईफाई लैन्स हम बहुत यूज करते हैं। ये हम यूज करते हैं रेगुलर, लाइक राइट नाउ अगर मैं आप बात करूं, मैंने अपना एक टैब अभी भी ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिव किया हुआ है, और क्योंकि नेट मेरा तो मेरे फोन में है, बट उससे मैं क्या चला रहा हूँ, अपना एक टैब चला रहा हूँ, राइट। इसी तरह के हम नेटवर्क्स हमने नाम नहीं सुने हुए, बट वी आर यूजिंग, दैट इज नेटवर्किंग। इनके टेक्निकली IEEE के थ्रू कुछ नाम स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, बट वी नीड टू नो, ठीक है। ब्लूटूथ लैन्स, ब्लूटूथ वाईफाई लैन्स जो है, ये कैटेगरी आती है IEEE मैं रिपीटिंग इट अगेन, दिस इज इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये एक जैसे WHO उसी तरह ये स्टैंडर्ड सेट करती है। 802.11, आप कभी भी फोन बाय करते हो ना, मोबाइल फोन बाय करते हो, लैपटॉप बाय करते हो, उसके ना जो बॉक्स होता है उसके बैक साइड पे कभी भी देखना, ये हमेशा लिखा होता है IEEE 802.11। उसके आगे कैटेगरी होती है ABG, ठीक है। ये क्या चीज होती है, ये एक कोड रखा गया है फॉर वाईफाई। इसका मतलब आपके फोन में, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके ऐसे टीवी में, अगर कोई LED में अगर आपके पास वाईफाई टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है, उसमें है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सिंपली उसकी स्पेसिफिकेशन में, फीचर में जाके देख लो। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है सपोर्टेड बाय IEEE 802.11, इट मीन बाय दैट उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी है और वो सपोर्ट करता है। अब क्या होता है, अगर इस तरह की वाईफाई सेटअप करनी है, वो हमारे पास दो तरीके की लैन्स बनती है, दो तरीके की टाइप्स होती है। अगर वायरलेस लैन बनानी है, हमने वायरलेस कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, एक को कहते हैं पिकोनेट। ये वो नेट होता है जो हम कैजुअली हम लोग यूज करते हैं। हम कहते हैं जी हॉटस्पॉट ऑन कर दो, मुझे डाटा चाहिए, मैं आपका डाटा शेयर करना है। जो छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाते हैं ना, ये सारे वायरलेस लैन्स होती हैं। Now you can see there are two types, one is a piconet, one is a scattered net. I'm repeating the word, it is scattered net, ठीक है। Now you can see एक पिकोनेट क्या है, चलो मैं डायरेक्टली थ्योरी तो मैं आपको डायग्राम से वहीं से समझा देता हूं। इफ यू कैन एबल टू सी, ये है आर्किटेक्चर
पिकोनेट का। पिकोनेट क्या होता है? मान लो मेरे पास नेट है और मेरे पास मान लो एक दिन का 8 GB का नेट अवेलेबिलिटी है और मेरी इतनी यूजेज नहीं है और मुझे ये सडनली काम आ गया, मेरा फ्रेंड घर पे आ गया, ही वांट कि मुझे नेट चाहिए, मेरे पास नेट अवेलेबिलिटी नहीं है और उसका वो जो हार्डवेयर है, वो लैपटॉप है या फोन है, वो सपोर्ट करता है 802.11 को। इसका मतलब उसमें वाईफाई टेक्नोलॉजी है, वो सपोर्ट करती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई मतलब वाईफाई के थ्रू मैं अपना डाटा नेट शेयर कर दूंगा। और जिस केस में एक ही प्राइमरी होगा जो अपना नेट शेयर कर रहा है, जिसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट। अगर मैं अपना फोन ऑन करूं, हॉटस्पॉट शेयर कर दूं, मैं 3-4 कंप्यूटर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं। उस केस में इस तरह के नेटवर्क जो कैजुअली हम लोग यूज करते हैं, उसका टेक्निकल नाम होता है जिसे हम कहते हैं पिकोनेट, PICO, पिकोनेट। ठीक है, इसकी एक छोटी सी रेंज जरूर होती है, डिपेंड करता है वाईफाई आपकी कितनी रेंज का आपके मोबाइल में है या आपके लैपटॉप में जहां से आपने शेयर करना है। 50 मीटर, 100 मीटर इतनी रेंज होती है। ठीक है, और एक और पॉइंट होता है, जितना ये पास होगा आपके वाईफाई रेंज के पास, आपके मेन प्राइमरी लैपटॉप या मोबाइल के पास, उतना स्पीड, ये डाटा रेट उतनी हाई जाएगी। ठीक है जी, दिस इज अ पिकोनेट। ये हम आपको कहोगे बिल्कुल हम यूज करते हैं। जब इसी के ऊपर एनहांसमेंट हुई तो इन्होंने एक और तैयार किया जिसे हम कहते हैं स्कैटर्ड नेट, जिसे हम कहते हैं स्कैटर्ड नेट। अब बच्चे स्कैटर्ड नेट क्या होता है? हियर यू कैन एबल टू सी, अगर आप ये देख पा रहे हो स्क्रीन को। अब स्कैटर्ड नेट होता क्या है? शायद आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा डायग्राम से। कई समझ रहे होंगे अभी कि ये 2 पिकोनेट का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो क्रक्स है ना, जो मेन पॉइंट ये है, नेट एक ही बंदे का है, एक ही पिक। अब ये समझ लो, पिकोनेट में जो है एक प्राइमरी यूजर है जिसके पास इतनी सारी नेट अवेलेबिलिटी है। ठीक है, हु इज शेयरिंग टू द 3 लैपटॉप्स या पीसीस को वो शेयर कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये देखो, ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड। ठीक है, एक फ्रेंड आया, उसने अपने 3 फ्रेंड्स को आगे नेट शेयर कर दिया हॉटस्पॉट करके। बट जो थर्ड वाला फ्रेंड है, उसके आगे 2 फ्रेंड और है जो कहते हैं मुझे नेट दो। वो क्या करेगा, जो नेट रिसीव हो रहा है उसी को वो आगे शेयर कर देगा। इसका मतलब इट स्कैटर्स द डाटा पैकेट्स और द नेट दैट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द प्राइमरी। इसका मतलब इसमें एक सेकेंडरी डिवाइस ने अपना छोटा सा नेटवर्क और तैयार कर लिया। दिस टाइप ऑफ नेटवर्किंग is known as scattered net, where from a one piconet you are able to generate another network or another piconet. इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, मेरे घर में एक पीछे से लीज लाइन या एक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन आ रहा है जिससे मैं प्राइमरी शो कर रहा हूं, वहां पे मैंने वाईफाई राउटर लगा दिया, वहां से क्या किया, 2 में लैपटॉप चला रहा हूं, उसको एक और वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया जहां पे मेरा ये कर्सर है। मान लो दिस इज द सेकंड वाईफाई राउटर या वाईफाई डिवाइस। इसका मतलब एक वाईफाई से डाटा लेके मैं दूसरे वाईफाई पे आ रहा हूं, जिससे मैं दूसरे कमरे में भी चला रहा हूं, दूसरे रूम में भी कंप्यूटर ऑन कर रहा हूं। इसका मतलब जब हम एक मेन सोर्स से डाटा उठा के दूसरा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, इस तरह के नेटवर्क्स को, वाईफाई नेटवर्क्स को हम कहते हैं स्कैटर्ड नेट। और स्कैटर्ड नेट इज एन अनदर फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पिकोनेट्स। Now you can see this diagram. Here again this is a diagram of a scattered net, where from the one primary source the data is to be divided into 3 laptops, and the second laptop which is creating its own piconet, and this is a best example for a scattered net. Okay, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, आप समझ सकते हो। फिर ये एग्जांपल आ सकती है, बन सकती है, पिकोनेट लिखना पड़ता है। ओके, नाउ दिस इज एन एग्जांपल। क्या छोटे से एग्जांपल के थ्रू किया है कि मैंने ये जो अर्थ बनाई हुई है, बेसिकली इसमें क्या है, www है, जिसमें हर तरह के सोर्स है, दुनिया के सारे जो सर्वर्स हैं इसके साथ कनेक्टेड है, जिससे फायदा क्या है, दुनिया में कहीं भी जाके कहीं पे भी आप कोई भी वेबसाइट जो कि www में रजिस्टर है, वो HTTP, DNS और www की हेल्प से कोलैबोरेटिवली आप एक्सेस कर सकते हो। ओके जी, नाउ
एक और छोटी सी बात रह गई जो इसके साथ कनेक्टेड है, इसके बाद ये जो बेसिक वाला हमारा टॉपिक है वो हो जाएगा क्लियर। मैं वो डायरेक्टली एक और टेक्निकल पॉइंट पे आऊंगा। ये होता है जी यूआरएल, ये मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये यूआरएल हम www को देते हैं जिससे वो डीएनएस को उस पेज का आईपी मांगता है ताकि वो होम पेज पे जा सके। और दूसरी बात, जब एक वेबसाइट का जो नाम दिया होता है, जब हम उसको www के साथ कनेक्ट करते हैं, उसका पूरा जो एड्रेस बनता है उसे हम कहते हैं URL। देखो ये टेक्निकल क्विज वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इवन ये तो गवर्नमेंट एग्जाम से भी आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। यूआरएल कुछ नहीं होता है, पाथ होता है जो हम वर्ल्ड वाइड वेब में असेस करने के लिए लेते हैं। दिस इज द फुल फॉर्म, लाइक www.facebook.com, www.google.com और www.gmail.com। आगे ये एक छोटा सा और है कि नेटवर्क हमने बना लिया, आर्किटेक्चर भी तैयार कर लिया, रूटर्स वगैरह भी डिजाइनिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, बट एक पॉइंट कहीं ना कहीं सबके दिमाग में फंसा हुआ है कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। ठीक है बच्चे, दो तरह के नेटवर्क होते हैं, वन इज अ वर्क ग्रुप एंड वन इज अ डोमेन। डोमेन का मतलब है क्लाइंट सर्वर। जो मेरी इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो ना, जो राइट साइड का है दैट इज अ वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप क्या होता है? वर्क ऑफ अ ग्रुप। इट मीन बाय दैट मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स इकट्ठा बैठे हैं एक ऑफिस में, वी आर वर्किंग। हम चारों के पास अलग अलग लैपटॉप है, चारों के पास नेट फैसिलिटी है, एंड चाहे जो नेट फैसिलिटी नहीं दिया मान लो, बट वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड। हमने वायर्स के थ्रू मैश टोपोलॉजी, जहाँ कोई नेटवर्किंग डिवाइस लगा के हमने आपस में कनेक्टिविटी की हुई है, जिससे मैं कोई भी डाटा, अपना डाटा किसी और के साथ शेयर कर सकता हूँ। इट इज वेरी मच लाइक राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं, मैं अपने लैपटॉप पे बैठा हूँ, आप लोग अपने लैपटॉप या अपने पीसी पे या अपने फोन पे बैठे हो। मैं डायरेक्टली आपके फोन का डाटा एक्सेस नहीं कर सकता, बट ऑन रिक्वेस्ट, जैसे आप मेरी स्क्रीन शेयर कर रहे हो थ्रू द Zoom ऐप, आप भी इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप में क्या होता है, एक ही प्रॉब्लम है, एक ही पॉइंट है। अगर मैंने अपने लैपटॉप पे कोई गाना या इसी टाइम राइट नाउ अगर कोई मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूं, तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ मेरे पास होगा, मैं आपको शेयर कर सकता हूं। अगर ना शेयर करूं आप, और कल को मेरे पास वो सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, there is no way to assess that। इसका मतलब अगर मेरा पीसी आपके 5 पीसीस के साथ कनेक्टेड है, बट मेरा डाटा मेरे पास ही रहेगा। अगर मेरा डाटा मेरे लैपटॉप से डिलीट हो गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर फ्रॉम योर पीसी। आपके पीसी पे बैठ के मैं अपना लैपटॉप का डाटा रिकवर नहीं कर सकता, जबकि इसलिए प्रेफरेबली दुनिया भर में CS मॉडल रिकमेंडेड होता है। CS मॉडल क्या होता है? CS मॉडल इज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसमें क्या होता है, रैदर हम हर पीसी में डाटा डालने की बजाय एक मेन सर्वर, मेन कंप्यूटर ले लेते हैं, जिसे हम बना लेते हैं सर्वर। ठीक है, और उस सर्वर में सारा कुछ डाटा हमने होम पेजेस वगैरह सारा कुछ स्टोर कर देते हैं, और जिसको जिस मर्जी पीसी से असेस कर सकते हैं। लाइक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑफ अ गूगल, राइट। अगर यही गूगल मैं अपने लैपटॉप पे बनाता, ठीक है, आप लोग असेस कर सकते हो। अगर मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो डाटा उड़ जाएगा, वो आप असेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हम एक ऐसा सर्वर बना देते हैं, डाटा इसे कहते हैं सेंटर्डली स्टोर्ड। सेंटर्डली स्टोर, इसका मतलब जैसे मैं एक यूजर हूं, मेरे पास सिर्फ एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। मैं वेब ब्राउजर के थ्रू कोई भी वेबसाइट या सॉन्ग्स वाली वेबसाइट या वीडियो वाली वेबसाइट ओपन करूं, वहां से कोई भी डाटा या सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकता हूं। इसका मतलब उसी तरीके से सेम आप भी कर सकते हो। इसका मतलब डाटा कहां पड़ा है, सेंट्रली स्टोर्ड समवेयर इन द सर्वर और सम मेन पावरफुल कंप्यूटर्स, जिसको इजीली कहीं भी रिमोटली बैठ के आप एक्सेस कर सकते हो। इस तरह के मॉडल को हम कहते हैं CS मॉडल। और इस बात में एक याद रखना पॉइंट में कि सर्वर्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द क्लाइंट। क्लाइंट मतलब जो हम लोग हैं, हम यूजर्स हैं, बट इसमें एक फर्क होता है, इसके पास काफी तरह की ऑथेंटिकेशंस होती हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब परमिशन, पावर्स। लाइक हम कई वेबसाइट्स देखते हैं, हम गाने सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, राइट। तो हम कई बार वेबसाइट ओपन करते हैं, बट वो कहता है सबसे पहले रजिस्टर करो।
हम रजिस्टर कर देते, फिर वो कहता मंथली सब्सक्रिप्शन दो, पैसे दो, मेंबर बनो, तभी मैं दूंगा डाटा। इट मीन बाय दैट डाटा उसके पास है सारा, उसके पास न्यू वीडियोस भी हैं, मूवीज भी है, सब कुछ है, बट वी वांट दैट। उसके लिए वो क्या कहता है, उसके पास परमिशंस है कि अगर वो चाहिए तो डाटा तभी शेयर करेगा, वो पैसे मांग सकता है, वो नहीं भी मांग सकता, वो फ्री में भी दे सकता है, राइट। सो इसका मतलब वो है सर्वर जिसके पास परमिशन है। इट डजंट मीन बाय दैट कि आप एक बार रिक्वेस्ट करोगे तो साथ ही डाटा दे देगा। इट मीन बाय दैट इन द सीएस मॉडल, जो सर्वर होता है, मेन कंप्यूटर होता है, वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है और इन रिस्पॉन्स उसको रिस्पॉन्स में डाटा दे भी सकता है और कोई परमिशन भी मांग सकता है। और हमारे इंटरनेट में सबसे ज्यादा ये सीएस मॉडल ही चलता है। हम कोई भी वेबसाइट्स को ओपन कर रहे हैं, मीन वो सर्वर है उसका, और वहां से हम उसको रिक्वेस्ट करके कोई भी सॉन्ग, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं आफ्टर द रिस्पॉन्स। एक और चीज FTP, ये ऐसी एक पॉइंट है जो कि आईफोन वाले, हम जो कह रहे ना मैक्सिमम जो होते हैं इंडियंस, हम कहते हैं जी आईफोन क्या, आईफोन में ब्लूटूथ नहीं है, कैजुअली वी लाइक टू आस्क से दिस वर्ड, उसमें तो ब्लूटूथ नहीं होता, उसमें तो ब्लूटूथ नहीं होता, डाटा शेयर ही नहीं कर सकते। वी आर रॉन्ग। उसके बॉक्स में बैक साइड पे बड़ा बड़ा लिखा होता ब्लूटूथ फैसिलिटी। अगर ब्लूटूथ ना हो तो आप हैंड फ्री अटैच नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो FTP क्या होता है, दैट इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बच्चे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। यही वो प्रोटोकॉल है जिसके कारण आप दुनिया जहान में, वर्ल्ड वाइड, वैन में, लैन में, मैन में आप डाटा शेयर कर पा रहे हो, ठीक है। www से रिक्वेस्ट भेज दी, DNS को, मैं YouTube पे पहुंच गया, मैं Google पे पहुंच गया, Google इमेजेस से मैंने कोई इमेज डाउनलोड करनी है, वो इमेज की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब वो उसमें रिस्पॉन्स करना है ना, उसमें ये प्रोटोकॉल हेल्प करता है, FTP। सो एक ही बात है, आईफोन्स में FTP प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता, इसी कारण होता है। वो अगर वो करता है तो उनकी अपनी एक सिक्योरिटी पैच होता है, सिक्योरिटी पैच, ठीक है, जिसकी परमिशंस के साथ ही वो आईफोन टू आईफोन डाटा शेयर कर सकता है। बट वाया ब्लूटूथ FTP प्रोटोकॉल एक्टिव नहीं होता है, इसलिए ब्लूटूथ ऑन करके हम डाटा शेयर नहीं कर सकते टेक्निकली। मैं रूटिंग की बात नहीं कर रहा, रूट करके तो आप फोन को जो मर्जी कर सकते हो, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। FTP प्रोटोकॉल क्या होता है, जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो, YouTube पे डालते हो, Google पे डालते हो, मेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट मीन्स यू आर ट्रांसफरिंग सम फाइल using a protocol from a side to another side, that is known as FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो मैंने पिछली एग्जांपल ली है क्लाइंट सर्वर वाली, इट इज एग्जैक्टली सेम। मैं कोई बहुत पॉपुलर वेबसाइट पे जाता हूँ जो सॉन्ग्स वाली है, वहां पे कोई लेटेस्ट सॉन्ग है और वो फ्री है, वो कोई ऐसे परमिशन नहीं ले रहा, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ ये वाली डाउनलोड कर दे, मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो उस टाइम वो क्लाइंट सर्वर जो है, सर्वर है, वो यूज करता है FTP को एक्टिवेट करता है और वो गाना डाउनलोड होके मेरे पास आ जाता है। इट मींस जो नेट पे शेयरिंग होती है या डाटा शेयरिंग होती है, चाहे फोन टू फोन हो, मोबाइल टू मोबाइल हो, मोबाइल टू लैपटॉप हो, लैपटॉप टू मोबाइल हो, wherever it is to be, files are to be sent or uploaded or downloaded with the help of FTP। ये वो कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये तो मैंने करा दिया, क्लाइंट से रिक्वेस्ट भी जाती है, उसके बाद सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है, जिसमें उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है और एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और डाटा FTP के थ्रू डाटा सेंड भी किया जा सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी। अभी तक हमने सब कुछ कर लिया, हमने डाटा देख लिया, डाटा आर्किटेक्चर तैयार कर लिया, उसके बाद उसकी FTP, DNS, WWW असेस कैसे करना है, सारा कुछ देख लिया। एक पॉइंट रह गया हमारा जो आज का बेसिक था, दैट इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी। क्या हमने जो नेटवर्क बनाया वो इतना सिक्योर है? अब सिक्योर का मतलब क्या है? अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ Zoom ID पे, क्या कोई अनऑथेंटिकेटेड बंदा यहाँ पे, कोई स्टूडेंट यहाँ पे इसको असेस कर सकता है? या और मे नॉट बी, इट डिपेंड कि मेरी जो नेटवर्किंग पैच है, नेटवर्क सिक्योरिटी पैच है, वो कितना ज्यादा बड़ा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। सो इसे कहते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट इज टू बी प्रोवाइडेड इन द नेटवर्क for unauthenticated, untrusted links access, ठीक है। और ये ड्यूटी किसकी होती है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की। इसका मतलब आपको एक और जॉब प्रोफाइल यहां से क्लियर होगी कि नेटवर्किंग के बेसिस पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बन सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क डिजाइनर्स भी बन सकते हैं। Now you can see there are two type of network securities. One are known as active
डिवाइसेस और एक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी, दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव का आपको पता हो गया, एक्टिव का मतलब जो अलर्ट है। आप कई आप एंटीवायरस डाउनलोड करते हो, मतलब इंस्टॉल करते हो आप लोग, कोई पेड होते हैं, मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ पेड यूज करो। अनपेड में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ डमी दिखा रहा होता है, कोई फाइल्स डिलीट नहीं हो रही होती। उसका मैं आगे जाके रीजन भी बता दूंगा, प्रॉपरली मैं लाइवली करके दिखा दूंगा। एक्टिव का मतलब होता है जैसे मैंने लाइक आई एम यूजिंग अ पेड वर्जन, ठीक है, उसमें क्या है, कोई वेबसाइट कोई वायरस है ना, तो वो साथ ही मुझे अलर्ट दे देगा। इसका मतलब एक्टिवली वो वेबसाइट को चेक कर रहा है, उसमें कोई वॉर्म्स है, कोई वायरस है, कोई मालवेयर है, कोई कुछ है। इट मीन बाय दैट सम, और कोई अनऑथेंटिक असेस कर रहा है मेरे लैपटॉप को, अनट्रस्टेड है, लाइसेंस नहीं है वेबसाइट का, तो ऐसा कुछ जो असेस होता है उसको रोकने के लिए जो सिक्योरिटी हम यूज होती है उसको कहते हैं एक्टिव सिक्योरिटी और एक्टिव डिवाइस नेटवर्क सिक्योरिटी। पैसिव में क्या होता है, पैसिव कई तरह का होता है। पैसिव का मतलब है लाइक आपके पास 3-4 कंप्यूटर है जो आपने नेटवर्किंग में की हुई है, उसमें आप डाटा सेंड कर रहे हो, ट्रैफिक। आपको पता है हैकर्स क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं हैकर क्या करते हैं, हैकर आपके डाटा, आपने अपने फ्रेंड को डाटा भेजा है, उसमें आपका एटीएम का मान लो, अज्यूम कर लो पिन है, ठीक है, ये यूजर नेम पासवर्ड है, वो रास्ते में हैक कर लेते हैं, मतलब इन द ट्रैफिक दे कैच योर डाटा, ठीक है, उसको इंक्रिप्ट करके वो सारा डाटा उठा लेते हैं। इसका मतलब इसमें अनऑथराइज्ड डिटेक्शन, जो यहाँ डिवाइसेस जो लिंक्ड हो रहे हैं उनको हम कह देते हैं पैसिव डिवाइसेस, जो बैकएंड पे सारा चला रहे हैं, बीच में उसको कहते हैं पैसिव। जो एक्टिव हमें नहीं लग रहा एक्टिव है, एक्टिव में क्या था, मैंने कोई वेबसाइट खोली, वहां भी एंटीवायरस को चल गया, पता ये कोई लाइसेंस या अनऑथेंटिकेटेड है, जो फालतू में आपका हो सकता है आपके लैपटॉप के लिए हार्मफुल भी हो। पैसिव क्या, जो बैकएंड पे कर रहा है कुछ, आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैंने कल भी परसों भी एक बात करी, 87% ऑफ योर नेट इज इनसिक्योर राइट नाउ। चाहे आपके पास 1000 नए से नए आपके पास एंटीवायरस आ चुके हैं, स्टिल 87% ऑफ द नेट एंड द डाटा ओवर इंटरनेट इज इनसिक्योर, राइट। सबसे पहले ये भी पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट मैं बड़ी जल्दी आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि आई थिंक सो मैक्सिमम ऑफ यू आर अवेयर ऑफ फायरवॉल क्या होती है, लाइक हमें पता है एंटीवायरस होता है, ठीक है। इसी तरह अराउंड 10 to 12 years बिफोर एक माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपनी फायरवॉल लगानी शुरू कर दी है। हर लैपटॉप हर विंडो में ये फायरवॉल ऑप्शन होती है। फायरवॉल ऑप्शन क्यों होती है, ये दो काम करती है। एक नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है, जो आपके पास आपके लैपटॉप पे नेट ऑन करने के बाद जो डाटा आ रहा है, वो डाटा फिर वही होता है, कोई अनऑथेंटिकेटेड भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन, आप मैक्सिमम क्या करते हो, फायरवॉल को ऑफ कर दो, ऐसे ही बैटरी खा रही है, ऐसे मेरे कंप्यूटर को स्लो करो, इट इज टोटली रॉन्ग। फायरवॉल को ऑन करो, बिकॉज ये आपको ट्रैफिक कंजेशन से तो बचाती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी बचाती है। मैं आगे जाके यही कराऊंगा आपको। मैं आपको क्रिप्टोग्राफी करानी, जस्ट ये अगला टॉपिक है, उसमें क्या है, मैं आपको भेजूंगा एक फोटो, ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बट उसमें होगा डाटा। इसी तरह हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, जब हम ओपन करते हैं तो पता नहीं अपने आप ही कुछ खुलता जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर वो फायरवॉल नहीं होगी, आपका कोई भी कंप्यूटर हैक करके या आपका कंप्यूटर का डाटा उठा के वो लेके जा सकता है। इसका मतलब फायरवॉल एक ऐसी नेटवर्क सिक्योरिटी है, एक इनबिल्ट सिक्योरिटी मैं कहूंगा, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को सपोर्ट करती है, दोनों को ऊपर रिस्ट्रिक्ट करती है कि फालतू में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस आपका कंप्यूटर कोई असेस ना कर ले, ठीक है। ये मैंने बता दिया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंटीवायरस में जैसे पहले बोल चुका, एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस एक ऐसा टूल है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में फिल्टर करता है कि फालतू में अब तो काफी कुछ आ गया है। पहले होता था सिर्फ एक एंटीवायरस, अब ऐसे क्या आ गया है, टोटल इंटरनेट सिक्योरिटी। दोस्त द्वारा होपिंग कि हम उसको एंटीवायरस को खरीदें। I'm talking about the paid only. I always recommend about the paid antivirus, not the net से जो फ्री में मिलता है वो कुछ नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता है, एंटीवायरस एक फिल्टरिंग प्रोसेस है, जिसमें क्या करता है, हम करते हैं ना स्कैन कर लो, जो हमारा कंप्यूटर स्कैन करते हैं, देखते हैं वायरस है कि नहीं। हम टॉकिंग अबाउट द पेड। उसमें क्या होता है, उन्होंने कुछ एक्सटेंशंस रखी होती हैं, वॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, ये फालतू के जो वायरस है या ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, मैं आगे बताऊंगा ऑटो एग्जीक्यूटेबल्स क्या फाइल्स क्या होती हैं। जब भी वायरस आता है वो आपको पूछता नहीं है कि मैं आपके कंप्यूटर में आ जाऊं,
ओके क्लिक कर दो, क्लिक भी ना करो, ओके जी मैं आ रहा हूँ, आपका कंप्यूटर मैं खराब कर रहा हूँ, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ऑफ कर रहा हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट। एंटीवायरस ऑटो एग्जीक्यूटिव फाइल्स होती हैं, एक बार आपने ओपन कर दी वेबसाइट तो ऑटोमेटिकली वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है और डाटा रिमूव भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है, करप्ट भी कर सकता है। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए वी हैव अ स्पेशल डिजाइन्ड सॉफ्टवेयर जो फिल्टर आउट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, रिमूव करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस को, अनऑथराइज्ड कोड्स को, या कोई हार्मफुल कोड्स का मतलब ये वायरस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और एक और बात, एंटीवायरस, चलो मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं जरूर कहूंगा फिर भी आपकी नॉलेज के लिए, एंटीवायरस जो कंपनीज होती हैं सबसे पहले वो वायरस बनाती हैं, फिर उनका तोड़ निकालने के लिए एंटीवायरस बनाती हैं, ताकि आपको लगे आपका कंप्यूटर खराब हो रहा है तो आप यू हैव टू उसको कवर करने के लिए, उसको ट्रबल शूट करने के लिए वो एंटीवायरस डालो। और इसमें हाँ पेड में क्या फायदा होता है, आपका कंप्यूटर लाइक मेरा एक अल्ट्रा बुक थी जो लास्ट टाइम मेरी एक चोरी हुई थी, तो उसमें क्या था, बिकॉज आई वॉज नॉट यूजिंग पेड एंटीवायरस और मेरी विंडो भी उस टाइम ओरिजिनल नहीं थी, तो मेरा वो गुम गया था एंड आई वॉज अनएबल टू ट्रैक। राइट नाउ आई एम यूजिंग अ पेड वर्जन। उसमें क्या है, मैं अगर अपना लैपटॉप मेरा गुम भी जाता है ना तो इजीली थ्रू दिस एंटीवायरस, क्योंकि एंटीवायरस एक यूजर नेम पासवर्ड रजिस्टर करके आपको देता है, रजिस्टर करके, तो उससे क्या है, मैं अपना लैपटॉप कहीं पे भी वो यूज हो रहा होगा ना, मैं अपने इस वेब इसके कैमरे का इसके कैमरा ऑटोमेटिकली लॉगिन करके कहीं भी किसी भी और भी कंप्यूटर से उस बंदे की फोटो क्लिक कर सकता हूँ, ले सकता हूँ लाइवली जो यूज कर रहा है थ्रू दिस एंटीवायरस, पेड एंटीवायरस आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड सेकेंडली उसकी लोकेशन उसी टाइम उसका आईपी एड्रेस और उसकी लोकेशन ट्रैक करके वो मुझे दे देगा। एंड दीज ऑल टू बी डन विद द एंटीवायरस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक ऐसी फायरवॉल से भी ऊपर लेवल की एक नेटवर्क सिक्योरिटी है जो कि एज अ थर्ड पार्टी आपको खरीदनी पड़ती है, इंस्टॉल करनी पड़ती है, क्योंकि हमेशा विद ए पैसेज ऑफ टाइम, ईयर्स, नए नए तरह के वायरस आते हैं जिनको इनकी प्रोटेक्शन, आपके कंप्यूटर की प्रोटेक्शन के लिए यू नीड टू install these type of antivirus, those who blocks unauthorized access और जो harmful डाटा कंटेंट्स होते हैं। ये मैं वही बात कर रहा हूँ, फिल्टरिंग कैसे होती है। ये कई तरह की फिल्टरिंग करते हैं, ऑफेंसिव या कोई फालतू भी वेब पेजेस होते हैं जो आपके डाटा ट्रैफिक को इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसी वेबसाइट भी होती है। आपको पता है आप कोई अकाउंट बनाते हो वहां पे क्यों लिखा आता है आर यू ह्यूमन, फिर टेढ़े मेढ़े से कुछ अक्षर होते हैं ना, वो समझ आ रहे होते हैं डायरेक्टली। वाई सो, ऑब्वियसली यार हम ह्यूमंस ही यूज कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, बट इट इज नॉट सो, इट इज नॉट सो डियर। एक कंपनी दूसरी कंपनी का ओके अगर अकाउंट वाला पेज है, मान लो मैं जीमेल का पेज ही है बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैंने देख लिया ये 4 फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल आईडी बनानी है नई वाली, और अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है और एक पासवर्ड भरना है। मैं ऐसा एक प्रोग्राम बना के रख दूंगा जो कि है वो अनवांटेडली जीमेल के पेजेस अकाउंट्स बनाई जाएगा। उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट किसको पड़ेगा, जीमेल को। उसका सर्वर इतना बल्कि हो जाएगा वो एक ही दिन में 1-2 करोड़, सीरियसली 1-2 करोड़ अकाउंट बना के रख देगा। उसका इफेक्ट ये है कि वो सारा कौन है, अनवांटेड है। मैंने एक प्रोग्राम बना के दिखा दिया जो बार बार वो फील्ड भर रहा है, हर बार एक नया ईमेल आईडी जनरेट कर रहा है। उसका फायदा क्या, वो अनवांटेड अकाउंट्स है, इसलिए वहां पे लिखा आता है आर यू ह्यूमन या वेरीफाई या जो स्पेशल वो कोड्स होते हैं वो वही कर सकता है लाइव, हर बार वो चेंज होती है, हर बार वो यूनिक होता है अगर आप ह्यूमन हो, अगर आप वायरस नहीं हो। वायरस का मतलब है जो कोड बनाना, ठीक है, ये सारा फिल्टरिंग ये एंटीवायरस करता है। ये मैंने वो बताई थी आपको, ठीक है। डिटेक्शन का ये मतलब था जो अनवांटेड या अनप्रोटेक्टेड होता है। अब इनको दूर करने के लिए देयर आर फ्यू टेक्नोलॉजीज जो हम नेटवर्क सिक्योरिटी में डाल सकते हैं। एक होता है डिजिटल सिग्नेचर। आप मैक्सिमम ऑफ यू आर यूजिंग मेल्स, लाइक मैं बेसिकली जीमेल यूज करता हूँ, तो जीमेल में क्या है, I have used a digital signature concept। उसमें ऑप्शन होती है, you can do go to the settings and do your digital signatures। वहाँ पे वो क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होगा, एक ऐसी ऑथेंटिकेशन होगी कि आपको अच्छा कई बार होता है ना कि आप देखते हो कि मुझे मेल आ गई है 1 करोड़ जीत गया, मैं 10 करोड़ जीत गया, या मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेल आ गई है किसी कंपनी से कि you got the job,
बट वो ओरिजिनल नहीं होती, वो डुप्लीकेट होती है, मतलब वो फेक होती है। इन चीजों को कवर करने के लिए वी हैव अ डिजिटल सिग्नेचर, मतलब ई सिग्नेचर भी कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ऑथेंटिकेशन होती है कि द मैसेज दैट इज रिसीविंग फ्रॉम एन ऑथेंटिकेटेड रिसीवर, जहां वो जो सेंड कर रहा है वो एक ऑथेंटिकेटेड सेंडर है। ये नहीं बीच में कई मैं फेक ईमेल बना के वही कंटेंट बना के मैं आपको भेज दूं, आपको लगेगा बिल्कुल वो तो ओरिजिनल है। ये कंसेप्ट होता है डिजिटल सिग्नेचर्स का। ये सेम वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कुछ लगा गए हैं, मैंने डिजिटल की बात की थी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये एक कंसेप्ट क्या आ चुका है, ई सिग्नेचर, ई बैंकिंग और ई चेक्स। इफ यू हर्ड अबाउट दीज वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, हम मैन्युअली नहीं कुछ करेंगे, ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है। अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन that the message or the text or the anything data that is receiving that is to be received from the real person, not from the fake person. अब सबसे मेन पार्ट हमारा जो उसके ऊपर मैं आना चाहता था स्टार्टिंग से, हमारे पास दो तरह की इंक्रिप्शन टेक्निक्स होती है। अगर मैं डाटा मान लो मैंने क्या नाम है बच्चे का, रजत है, चलो बच्चा बैठा हुआ है इस टाइम, जो मैं रजत को कोई डाटा सेंड करना है, इसमें क्या है, मैं वो ऑब्वियसली ही सिटिंग एट हिज होम, मैं अपने घर पे बैठा हूँ। अगर मैंने डाटा सेंड करना है, मुझे पता है डाटा तो वैसे ही इनसिक्योर रहता है, इसलिए आपके कोई ना कोई आप सुनते हो किसी का सर्वर हैक हो गया, किसी का कंप्यूटर हैक हो गया, किसी की वेबसाइट हैक हो गई, तो इज देयर एनी टेक्निक? यस, देयर इज अ टेक्निक ऑफ इंक्रिप्शन। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के भी दो पार्ट्स होते हैं इंक्रिप्शन टेक्निक के। एक होती है स्टेनोग्राफी। I think so maximum of you you are hearing this word first time, right? One is the stenography, one is the cryptography. Stenography क्या होता है? ये वो टेक्निक है जो कई कहता है बहुत न्यू है, बट ये इतनी न्यू नहीं है। स्टेनोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा को इंक्रिप्ट किए के भेजा जाता है, बट किसी को पता नहीं चलता है क्या। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हो, एक देखो, एक होता है कवर इमेज दिख रही है आपको और दूसरी दिख रही है मैसेज टू बी बिहाइंड, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी कुछ देर पुरानी है। इसमें क्या था, मैं अपना डाटा, मान लो मैं अपना पिन कोड भेजना है, मैंने रजत को एक फोटो सेंड की है, बस वो फोटो में मैं अपना डाटा इंक्रिप्ट करके भेज रहा हूँ। रास्ते में कोई हैकर या कोई स्टूडेंट उसको उठा भी लेता है, हैक कर भी लेता है, देख भी लेता है, उसको वो सिर्फ फोटो ही दिखेगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए इंक्रिप्टर और डिक्रिप्टर स्टेनोग्राफर का अलग होता है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो, दो रोज हैं, एक रो में कवर इमेज और मैसेज टू बी बिहाइंड है, दूसरी रो में स्टेनोग्राफिक इमेज और एक्सट्रैक्टेड मैसेज इमेज है। मैं ऊपर वाली बात करूंगा। ऊपर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन, इसमें क्या है, दिस इज अ कवर इमेज। इसका मतलब मुझे सिर्फ यही दिखेगी अगर मैं डाटा पे सेंड करूंगा या रास्ते में कोई हैकर उठाएगा, उसको सिर्फ कवर पेज देखेगा। जैसे कोई माइक्रोस्कोप्स के अंडर में कोई ऑर्गेनिजम्स वगैरह कुछ देख रहा हूँ, कोई स्लाइड देख रहा हूँ, बट होगा क्या, उसके साथ ये जो ह्यूमन पर्सन है जो खड़ा किसी कैमरे के साथ कोई शूट कर रहा है, ये इमेज या इसकी बजाय इसके पीछे मैं कोई टेक्स्ट भी डाल के इंक्रिप्ट करके भेज सकता हूँ। इसके लिए मुझे स्पेशल इंक्रिप्टर डिक्रिप्टर चाहिए होता है। इवन ये चीज भी आप नेट से ढूंढ सकते हो, इजीली अवेलेबल मिल जाती है। देयर आर फ्यू इमेज इंक्रिप्टर, इमेज डाटा इंक्रिप्टर एंड डिक्रिप्टर, वो मिल जाता है यहाँ स्टेनोग्राफी इंक्रिप्टर डिक्रिप्टर। इससे क्या है, आप अपना डाटा किसी को भी भेजना है ना, आप हेलो हाय लिख के भेजना है, वो किसी को नहीं दिखेगा। जिस बंदे को भेजा उसको कहो कि उसको इमेज को डिक्रिप्ट कर लो, इसको कहते हैं स्टेनोग्राफी, ठीक है। इसके थ्रू वो बंदा इजीली जो रिसीवर होगा वो डाटा उससे उठा लेगा कि आपने जो भी अपना पासकोड या जिसको कुछ स्पेशल लेटर लिख के भेजनी है वो लिख ले। अदरवाइज बाकी रास्ते में जो को भी देखना है किसी और को भेजोगे, उसको लगेगा ये तो एक सिंपल इमेज भेजी है आपने। बट दिस टाइप ऑफ स्टेनोग्राफी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बेसिकली टू इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डाटा, इमेजेस, बस ऑडियो नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑडियो नहीं, डाटा या इमेजेस को ही इंक्रिप्ट कर सकता है। But it is such a level of protection of the data that it is very difficult to decrypt the data या unauthorized access को रोकने के लिए ये बहुत बढ़िया टेक्निक थी। अब आती है बात क्रिप्टोग्राफी की। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने लगा हूँ।
इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वो वहां पे मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे वायरस बनाने सिखाऊंगा, हार्मलेस अगेन। क्रिप्टोग्राफी क्या होगी? क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डाटा इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं, और इसकी कई टेक्निक्स होती है, जिसमें से दो टेक्निक्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। वन इज क्रिप्टोग्राफी, वन इज क्रिप्टो एनालिसिस। I'm going to start with the first. Again, these are again the encryption techniques. तो क्रिप्टोग्राफी क्या एक ऐसी प्रोटेक्शन टेक्निक होती है जिसको अगर क्रिप्टोग्राफी वर्ड को तोड़ूं तो क्रिप्ट का मतलब होता है, क्रिप्ट का मतलब आपको सबको पता है हाइड करना, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है जो लिखा जाता है, जिसे राइटिंग कह सकते हो। इट मीन्स अ वे ऑफ राइटिंग इन विच यू कैन हाइड योर डाटा, इन विच यू कैन इंक्रिप्ट योर डाटा, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। उसी तरीके से सिफर कोड अभी मैं नहीं बोल सकता, जो क्रिप्टो एनालिसिस है ना, तो मैं आगे जाकर समझाता हूँ आपको, इस वर्ड नहीं समझ आएगा सिफर कोड क्या है, ठीक है, या सिफर टेक्स्ट क्या है। नाउ यू कैन सी, ये मैं आगे इंक्रीज कर देता हूँ, वैसे बताता हूँ सर्विसेज क्रिप्टोग्राफी से क्या क्या हो सकता है। आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, आप डाटा इंटीग्रेटेड रहेगा और ऑथेंटिकेटेड रहेगा, मतलब जिसको भेजना सिर्फ वही रिसीव कर सकेगा, बाकी को वो डाटा दिखेगा ही नहीं रास्ते में। और यही क्रिप्टोग्राफी टेक्निक के लिए, अगर आप कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग करते हो, आप देखते हो कि कई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं, पेपल, यू हर्ड अबाउट द वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड वाइड थर्ड पार्टी इंटरफेस फॉर पेमेंट्स, बिल पे, ठीक है, ये कई तरह की वेबसाइट्स लिंक्स होते हैं। जब भी हम बैंक के लिए ट्रांजैक्शंस करते हैं या ऑनलाइन बिल पे करते हैं, तो ऐसी कई वेबसाइट्स होती हैं जो थर्ड पार्टी होती हैं। इनका एक ही काम होता है, ये एनुअली बैंक वगैरह के साथ, बैंकिंग वेबसाइट्स के साथ या बैंकों के साथ इन्होंने टाई अप किया होता है, एंड दे आर हायरिंग लैक्स एंड करोड्स एनुअली उनसे। और एक काम करती है सिर्फ, ये जो भी आप अपना यूजर नेम पासवर्ड ऑनलाइन बैंकिंग के लिए डालते हो, लाइक अगर मैं ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा हूँ एसबीआई की या यूनियन बैंक की, तो अगर मैंने उनका ऑनलाइन पेमेंट करनी है, मैं कार्ड डिटेल्स डाल रहा हूँ या पिन कोड डाल रहा हूँ या यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ नेट बैंकिंग का, और उसको टोटली इंक्रिप्ट करके भेजते हैं बैंक के पास, क्योंकि सबसे ज्यादा अराउंड 80 to 85% अटैक बैंकों पे होता है हैकर्स का, कि वो इन जो डाटा इंक्रिप्ट करके भेज रहे हैं, अपना पासवर्ड, यूजर नेम, पिन कोड, कार्ड कोड, ये भेज रहे हैं, तो ये डाटा वो हैक कर सकें आपसे। ये टेक्निक को बचाने के लिए ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स या कंपनीज आती हैं जो यूज करती हैं टेक्निक क्रिप्टोग्राफी का। ये होता है बच्चों क्रिप्टो सिस्टम या क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या होता है, एक सेंडर बैठा है, एक रिसीवर बैठा है। वर्ड ध्यान से सुनना, नहीं समझ आएगा दोबारा पूछ लेना, अदरवाइज ये वीडियो में डाल दूंगा, अभी यूट्यूब पे डल रही है, लाइव चल रही है वैसे तो, यू कैन लिसन इट। इट इज आई हैव टोल्ड यू अगेन, अगर ये खत्म भी हो रहा है सेशन, आपके पास ग्रुप बना हुआ है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आज कल में, यू कैन आस्क मी, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। इसमें क्या होता है बच्चे, सेंडर क्या करता है, सेंडर के पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट। अब प्लेन टेक्स्ट क्या है, मान लो मैंने कोई शूज खरीदने, मान लो उसके लिए मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ रही है, और मेरा प्लेन टेक्स्ट क्या है, मेरा कार्ड डिटेल्स, जिसमें मेरा सीवीवी कोड वगैरह सारा कुछ आ रहा है, कार्ड नंबर आ रहा है, उसकी एक्सपायर कब हो रहा है, तो सारा डिटेल, ये तो प्लेन टेक्स्ट है, न्यूमेरल्स या कैरेक्टर्स हैं। अब इसको अगर ऐसे नेट पे डाल दूंगा, लैक्स ऑफ हैकर्स आर देयर हु विल हैक माय डाटा, उसका यूज करके, मिस यूज करके वो पैसे मेरे खराब भी कर सकते हैं। सो इसका कोई अल्टरनेटिव, यस देयर आर सम टेक्निक जिसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसमें क्या करता है, इसमें एक लगती है इंक्रिप्शन टेक्निक, जिसे हम एल्गोरिदम भी कह सकते हैं, ठीक है। एक की डालते हैं, अब की क्या हो सकती है, इंक्रिप्शन की। इंक्रिप्शन की होती है ऐसी एक कोई लॉजिक डाल के, लॉजिक क्या होता है, चलो मैं सिंपल समझा देता हूँ। मान लो राघव है, जैसे राघव है, अगर मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं राघव को कहूँ राघव हेलो, अगर मैं ओपनली कह रहा हूँ लाइक यू वी आर, मान लो आप लोग क्या है, आप लोग सारी दुनिया हो, ठीक है, आप 5 जाने 6 जाने बैठे हो, इसमें क्या है, मैंने राघव को ही एक मैसेज कन्वे करना है, पर रास्ते में आप लोग भी बैठे हो, मान लो आप लोग कौन हो, हैकर। अगर मैंने राघव को कुछ मैसेज डिले करना है, अगर मैं कहूँगा राघव हेलो, आप सबको समझेगा वही मैसेज, बट मैं चाहता हूँ मैं इंक्रिप्टेड मोड में भेजूं। मैंने राघव से पहले टाई अप किया हुआ है कि राघव जब भी मैं राम बोलूं ना,
तो इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मतलब मैंने उसके नाम को डिकोड कर दिया और वो सिर्फ राघव को पता होगा कि जब मैं राम बोल रहा हूं तो इनडायरेक्टली वो मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। बट इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो डाटा ओरिजिनल है उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। जो लॉजिक हम लगा रहे हैं, ये जो अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, ये जो इंक्रिप्शन की है, इंक्रिप्शन की मतलब है जो मैं लॉजिक लगा रहा हूं। जैसे मैं प्लेन टेक्स्ट क्या था, राघव, ये मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया, मैंने इसको कहा मैं तेरा नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, उससे फाइनली क्या बन के आया, मैंने एक बना दिया राम। राम क्या होगा, मेरा सिफर टेक्स्ट। इस मीन बाय दैट सिफर टेक्स्ट क्या होता है, इनकोडेड टेक्स्ट हो जाता है, जो टेक्स्ट को मैं इनकोड कर चुका हूं। ठीक है, इसके बाद ये डाटा आगे जाता है रिसीवर के पास, क्योंकि रिसीवर को पता है, जैसे राघव को पता है वो सर राम बोल रहे हैं, इट मीन इनडायरेक्टली वो मेरे से बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो मैसेज राघव उठा लेगा। सो दिस इज अ डिक्रिप्शन कोड के थ्रू वो प्लेन टेक्स्ट वो दोबारा उसमें आ जाता है। ये सारा मैं तक समझाऊंगा। ये 2 तरह की बच्चे इंक्रिप्शन होती है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ यू आर यूजिंग द इंटरनेट, इफ यू आर अ नेट यूजर। हमें ये चीजों का नहीं पता, बट ये बहुत मैंडेटरी होती हैं। 2 तरीके से हम क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं, वन इज अ सिमेट्रिक और वन इज अ एसिमेट्रिक कोड। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या है बच्चे, ये एक छोटा सा लॉजिक है। सिमेट्रिक में सिर्फ एक ही चीज है, मेरा कर्सर देख पा रहे हो तो यहां जो इंक्रिप्शन के लिए कोड या की या लॉजिक लगा रहे हो, वही सेम लॉजिक यहां पे लगना चाहिए। लाइक व्हाट, अगर आप समझना है तो मैं ये यहां पे समझाने लगा हूं। लॉजिक देखो, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों आपके साथ। नाउ यू कैन सी, ये मेरा सेंडर है। ठीक है जी, सेंडर ने मान लो डाटा सेंड करना है 1011। ठीक है, मैंने एक इसके पहले मैं एक छोटा सा समझा देता हूं। एक एक्सॉर गेट होता है, एंड गेट और गेट होते हैं ना, उसी तरह एक एक्सॉर गेट होता है। एक्सॉर गेट का टेबल क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। ये एक टेबल होता है। ये टेबल टूबल वैसे टेक्निकली है, वैसे मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है कहने का मेरे। ये 2 अगर इनपुट्स हैं, लाइक पहला केस ले लो, अगर 0 1 आपको पता है डिजिटल डाटा की बात कर रहा हूँ, आपको कंप्यूटर में डाटा जो सेंड होता है वो 0 1 की फॉर्म में होता है। अगर एक इनपुट 0 है, दूसरी इनपुट 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी 0। अगर एक इनपुट 0 है, दूसरी 1 हाई है, तो आउटपुट क्या आएगी 1। इसका मतलब जब एक इनपुट 0 और एक 1 है तो इसका मतलब वो आउटपुट 1 रहेगी। ये एक्सॉर गेट है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ और यही कोड हम सिमेट्रिक की में, सिमेट्रिक में क्या है, जिस लॉजिक के साथ आप इनकोड कर रहे हो तो डिकोडर भी वही की उठाएगा। ये आपको एग्जांपल के बाद समझ आ जाएगा। एक मिनट, नाउ यू कैन सी, अगर ए यहां पे ओके, इफ बच्चे दिख रहा है कुछ? यस सर। जस्ट 1 मिनट। ओके, यहां पे क्या है, अगर ए है, ए ने बी को डाटा सेंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर ए का बाइनरी डाटा मान लो है 1 0 1 0, बट यहां पे क्या है, यहां पे रास्ते में कौन बैठे हैं, हैकर्स, जो डाटा को हैक कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं क्रिप्टोग्राफी यूज करूंगा। और कौन सी टेक्निक यूज करूंगा, जहां पे ए और बी दोनों सेम की को यूज करें। ये मेरा क्या है, मेरा
प्लेन टेक्स्ट या ओरिजिनल डाटा। इसके लिए अब लॉजिक लगाना है। लॉजिक मैंने क्या लगाया, मैंने एक इसको इंक्रिप्ट करने के लिए डाटा ले लिया, मान लो 0011। ये क्या है, मेरी डाटा की, ठीक है। और इस पे मैं लगाऊंगा एक्सॉर। अगर आपको एक्सॉर याद है, मैंने क्या कहा था, 1011 पे क्या होता है 1 1, बाकियों की पे होगा 0। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको इंक्रिप्ट करने के लिए मैंने क्या किया, एक्सॉर लगाया। एक्सॉर क्या करता है, ये देखो, इस केस में देखो यहां पे क्या है, ये सिर्फ राइट हैंड सॉइल है, 1011, इसका मतलब एक्सॉर में क्या होता है 1। अब 1 1 दोनों सेम है, 0 दोनों सेम है 0। लास्ट केस में क्या है, 1 और 0 अलग अलग है, आउटपुट क्या गई 1। इसका मतलब ये मेरा कोड क्या जो बना है, इसे कहते हैं सिफर टेक्स्ट, और जिसे हम कह देते हैं इनकोडेड डाटा। इसका मतलब जो नेट पे भेजा जाएगा मेरा डाटा, वो क्या होगा 1001। ओरिजिनल में मेरा पासवर्ड क्या था, ओरिजिनल में मेरा पासवर्ड था 1010, बट ये इंक्रिप्ट होने के बाद ये बन गया। हैकर कल को इसको हैक कर भी ले, उनके पास रॉन्ग डाटा ही जा रहा है। अब आगे बात, ये था डाटा सेंडर वाला। अब मैं बात करूंगा रिसीवर साइड, क्योंकि ये एसिमेट्रिक की है। इसमें क्या कहा, जो मेरा सिफर टेक्स्ट मतलब जो मेरा इनकोडेड डाटा है, जो कि आया मेरे पास 1001, उसमें मैं सेम की यूज करूं, यही की यहां पे भी यूज करूं, करता हूं मैं। मेरी की क्या है 0011, इसके ऊपर दोबारा मैंने क्या लगाया, एक्सॉर। एक्सॉर क्या करता है, जहां पे तो डिफरेंट है वहां पे आ जाएगा 1, जहां पे सेम होगा वहां पे आ जाएगा 0। ये लो जी, अलग अलग है 1 आ गया, सेम है 0 आ गया, अलग अलग है 1 आ गया, सेम है 0। नाउ यू कैन सी you receive the original data and that is 1010। और A और B के अलावा किसी को नहीं पता चला कि डाटा है क्या। Are you getting? This is the way how the data is encrypted. Okay? अब मैं आ रहा हूं दूसरी टाइप, जो कि है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब सेंडर कुछ और डाटा, सेंडर कुछ और लॉजिक लगाएगा, रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए कुछ और लॉजिक लगाएगा। सेम ए ने बी को डाटा सेंड करना है, रास्ते में वो हैक ना हो। इसका क्या टेक्निक है, मान लो मैंने डाटा ले लिया 1011, चलो 1010 ले लो, क्योंकि ये कौन सी टेक्निक यूज कर रहा हूं, ASSY एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों अलग अलग लॉजिक लगाएंगे। अब इसमें हमारा सिफर लॉजिक क्या होगा, ये हमारा हो गया प्लेन टेक्स्ट और माय ओरिजिनल टेक्स्ट। इसमें हम कई तरह की सिफर्स होते हैं, लाइक हम कह देंगे एक काम करो, ये मेरा डाटा है, इसमें मैं ऑपरेशन लगाऊंगा SHL। SHL क्या होता है, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट, एक स्टेप लेफ्ट को कर दो। अब लेफ्ट को क्या कर दो, 0 इधर आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ डाटा रोटेट कर दो, 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 1 घुमा के इधर आ जाएगा। आर यू गेटिंग? मैंने डाटा को एक एक स्टेप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो मेरा डाटा क्या बनेगा 0101। अब कल को अगर ये नेट पे मैं डालूं डाटा, इंटरनेट पे ये डाटा जाएगा तो क्या जाएगा 1010, बट ओरिजिनली आपका डाटा क्या था 1010, और यहां पे क्या जा रहा है 0101। कल को हैकर हैक भी कर लेगा, उसको रॉन्ग डाटा मिलेगा, क्योंकि ये एसिमेट्रिक है, दोनों में सेम लॉजिक नहीं यूज होगा। यहां पे रिसीवर साइड जाके मेरा सिफर क्या तैयार हुआ है, मेरा सिफर तैयार हुआ है 0101। चलो जी उठा लो 0101। अब इसको क्या किया था, शिफ्ट लेफ्ट, यहां पे मैं शिफ्ट लेफ्ट नहीं करूंगा। अगर मैं शिफ्ट लेफ्ट करूंगा वो सिमेट्रिक हो जाएगी, और आपको पता अगर मैं एक और लेफ्ट कर लूंगा मुझसे डाटा ओरिजिनल नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा इसका, मैं इसको SHR कर दूंगा, इसको मैं राइट की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। अगर मैं राइट शिफ्ट करता हूं, 0 यहां पे, 1 यहां पे, 0 यहां पे, ये 1 घुमा के इधर, आई विल गेट द
original text. This is how asymmetric key will be done. एक और होती है इसकी टाइप देयर, और इसे इन्हीं चीजों को क्या कहते हैं, इन्हीं चीजों को कहते हैं सिफर. सिफर मतलब लॉजिक्स. अब देखो एक और इंक्रिप्शन टेक्निक. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एसिमेट्रिक. 1, चलो मैं वैसे नंबर ले लेता हूं. आप, मेरा पिन कोड है जी 4372. ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, मैं बता रहा हूं. तो इस केस में क्या है, या तो इसको SHR कर दो, SHR कर दो, और देयर आर लैक्स ऑफ लॉजिक्स. जो ये पेपल वगैरह या बिल्ड डेस्क होती हैं, ये क्या करती हैं, जो एक बार इन्होंने की यूज कर ली, वो पता नहीं 1 लाख के कितने लाख बाद दोबारा यूज होती है. इसलिए वो टेक्निक दोबारा यूज हो ही नहीं सकती. इसलिए दे आर पेइंग अ लॉट, बैंक्स आर पेइंग अ लॉट. इसमें क्या हो सकता है, ये भी यूज कर सकता हूं. इसे कहते हैं पोजीशन इंटरचेंज सिफर. इसमें क्या होगा, 3 इधर 4 इधर, और इसकी पोजीशन 2 इधर 7 इधर. हो गया मेरा डाटा चेंज. भेजना था मैंने, ये इंक्रिप्ट करके ये भेज दिया. अब ये पार्ट तो हो गया सेंडर वाला. अब रिसीवर साइड, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि ये एसिमेट्रिक है, ठीक है. सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी. सिमेट्रिक मैंने पहले बच्चे, हाँ ठीक है. ये एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूं, ये सिमेट्रिक की एग्जांपल है, ठीक है. यहां पे मैं फिर वही लॉजिक लगाऊंगा, क्रॉस वाला 4372. आई विल गेट, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिमेट्रिक सिफर, ठीक है. ये सिमेट्रिक सिफर हो जाएगा, जिसमें मैंने सेम लॉजिक लगाया, सेम की लगाई कि क्रॉस. आई विल गेट द डाटा. ओके, सो इस तरह की सिफर्स को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी. और जिसमें अगर दोनों साइड में सेम की यूज करूंगा, उसे हम कह देंगे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक सिफर कीज. अगर मैं दोनों अलग अलग रखूंगा, देन उस तरह के लॉजिक को, उस तरह की क्रिप्टोग्राफी को व्हाट यू कॉल, यू विल कॉल दैट एज एसिमेट्रिक. अब मेरा जो मेन पार्ट है, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट था, वो है वायरस वाला काम, ठीक है. और क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है, जैसे मैंने अभी ये क्रिप्टो एनालिसिस होता है, अगर हैकर बैठा है या बहुत अल्टीमेट हैकर है जो हैक कर सकता है इजीली, वो करेगा, इसका एनालिसिस करेगा, किसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, मतलब कौन सी सिफर लगाई है, क्या उसको मैं इजीली डिक्रिप्ट कर सकता हूं, क्या मैं उससे प्लेन टेक्स्ट अचीव कर सकता हूं. इस तरीके के एनालिसिस को कहते हैं क्रिप्टो एनालिसिस, या इट्स बेसिकली द स्टडी टू डिक्रिप्ट द लॉजिक्स और टू डिक्रिप्ट द सिफर. इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं क्रिप्ट एनालिसिस. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इंपॉर्टेंट थिंग एट द लास्ट टॉपिक फॉर द सेशन, फॉर दिस समर कैंप, मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, ये वायरस जो पूरा है, मैं 2 तरीके की हैकिंग होती है. वन इज इथिकल हैकिंग और एक होती है अनइथिकल हैकिंग. अनइथिकल हैकिंग क्या होती है, जो कि आप कभी भी जिंदगी में नहीं करनी. वो होती है किसी का डाटा हैक करना बिना उसकी परमिशन के बजाय, और किसी को हार्म करना. इथिकल हैकिंग होती है जो कंपनीज या बैंक्स हायर करते हैं, वो हैकिंग जरूर करते हैं बट किसी के लिए बचा के लिए, कि अपनी कंपनी का डाटा बचाने के लिए. अगर कोई हैक भी कर लेता है, उसकी अनऑथेंटिकेटेडली उसके कंप्यूटर में जाके अपना डाटा रिट्रीव करके अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप या सर्वर को सिक्योर करना, ठीक है. अब वायरस क्या होता है, वायरस फिर वही बात है, वायरस ऐसा एक पीस ऑफ कोड होगा जो कि आपकी परमिशन लिए बिना आपके कंप्यूटर में जा सकता है. अगर आपने परमिशन दे दी तो 2 चीजें हैं, एक परमिशन मांगता है, एक परमिशन नहीं मांगता. हम क्या करते हैं, हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, बिना देखे नेक्स्ट था. आर यू अवेयर ऑफ आपने किया क्या उस टाइम, आपने हर तरह की परमिशन दे दी है. आप ऐप डाउनलोड करते हो, कभी भी नहीं देखते, वो पूछता है, हर ऐप पूछती है, क्या आप लॉक करोगे अपने गैलरी को, अपने कॉन्टैक्ट्स को, आप यस करके आगे भेज देते हो. यू नो व्हाट दे आर डूइंग. यार
कई बार तो कोई इमेज क्रिएटर की या इमेज डिजाइनिंग वाली ऐप होती है, वो आपको कॉन्टैक्ट मांग रहा होता है और आप लॉग करके उनको दे देते हो। आपको पता है इसका ये इफेक्ट क्या है? और आपको ये भी पता, आपके पास कई बार आप देखते हो यार, आप फेडअप हो जाते हो, मुझे फालतू में मैसेजेस आ रहे हैं और आपको ये नहीं पता चलता कि वो मैसेज, मेरा कॉन्टैक्ट, मैंने तो अभी नंबर लिया था, नया नंबर लिया, कंपनी ने नया नंबर लॉन्च किया, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर उन कंपनीज के पास का यहाँ से जाता है। एक बंदा 1 साल की मेहनत के बाद एक ऐप तैयार करता है या 6 महीने की मेहनत के बाद, आपको ये पता है वो आपको फ्री में ऐप क्यों दे रहा है? आर यू अवेयर ऑफ? मैं डरा नहीं रहा, बट दिस इज द हार्डकोर फैक्ट ऑफ इंटरनेट। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। अ हैकर टोल्ड मी, हमारे यहाँ सेशन हुआ था, वहाँ एक हैकर आ रहा, ही टोल्ड मी, और उसकी वर्ड में कभी भी नहीं भूला और मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। आई एम नॉट सेइंग कि ऐप्स डाउनलोड ना करो, जो ऑथेंटिकेटेड है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन में जाओ ऐप की, अगर आपको लगता है लाइसेंस ऐप है, ओरिजिनल है, कंपनी की है, देन गो फॉर इट, अदरवाइज सम आर देयर टू हैक योर डाटा, राइट? तो इसमें क्या होता है बच्चे, आप जब परमिशन दे रहे हो तो उसके बाद वो पीस ऑफ कोड चलता है और आपके कंप्यूटर में आके अपनी मर्जी से कुछ भी चला रहा है, कुछ भी आपका कंप्यूटर शट डाउन ऑफ कर रहा है या आपके डाटा इरेज कर रहा है, एंड यू आर अनएबल टू डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज एट द स्टार्टिंग यू हैव गिवन द परमिशन, गिवन द ऑथेंटिकेशन टू, और आपने कंप्यूटर कंट्रोल उसको दे दिया है, वो इजीली आपका हैक कर रहा है। और ऐसे कई सॉफ्टवेयर होते हैं, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ पेड एंटीवायरस लो। कई बार क्या है, आपको एक सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, कहीं पे भी नहीं मिल रहा, हर जगह पेड है, आपने ऐसी वेबसाइट, आपके फ्रेंड कहता है ये एक ऐसी वेबसाइट है, हर सॉफ्टवेयर मिल रहा है फ्री, यार इतना वो वेब स्पेस खरीद के आपको फ्री क्यों दे रहा है? कभी आपने ये सोचा है? हो सकता है जब आप डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर, उसके साथ उसका एक पीस ऑफ कोड आ गया, वर्म आ गया, उसके थ्रू आपने जब अलाउ कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, तो आपने अपने पीसी का एक्सेस दे दिया और उससे क्या हुआ, वो आपका डाटा उठा के ले गया, सारा का सारा असेस कर रहा है, वो आपके लैपटॉप के कैमरे से वो आपकी फोटो देख रहा है, आपको नहीं पता चल रहा। दिस ऑल कैन बी हैपन। साउथ में एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, यू कैन सी इफ यू वांट। आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ना करो, बट 87% ऑफ द डाटा और द इंटरनेट इज अनसिक्योर, so whatever the devices you are using, use it very safely. Okay, इसके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। बच्चे 2 बच्चे चले गए हैं, चलो हो सकता है उनको काम हो। ओके, ऑब्वियसली एक का तो बच्चे का था, अब 3 जने रह गए हैं, सॉरी। चलो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बहुत लंबा सेशन हो चुका है। बच्चे ये होती हैं .bat फाइल्स, .exe फाइल्स और VB फाइल्स। VB होती है विजुअल बेसिक, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, आपको ओके नेक्स्ट दिखता है, ये VB के थ्रू आते हैं। बैट फाइल्स ऐसी ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलती हैं, जो कई बार आपकी